डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं वो नेपाल मोनार्ची एंड डेमोक्रेसी। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में सभी विश्व के सभी देशों में राजतंत्र ही था। नेपाल में भी प्रारंभ में राजतंत्र था और यहाँ पे जो बहुमत था वो हिंदू समर्थित था, इसलिए इसे हिंदू राज्य के रूप में देखा जाता था। विश्व का एकमात्र हिंदू राज्य नेपाल माना जाता था। अतीत में यहाँ ये सिस्टम था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ बदलाव आए तो यहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। कुछ समय के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को स्टार्ट किया गया और उसके बाद में यहाँ जन आंदोलन बढ़ते गए और स्वायत्तता दी गई, यानी यहाँ पे डेमोक्रेसी लाने का प्रयास किया गया। 1990 में 1990 में राजा ने नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जब जनता ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा इस तरह से हो कि प्रतिनिधि चुने जाए, तो राजा ने इसको एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि आंदोलन बहुत ज्यादा हो रहे थे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ का जो लोकतांत्रिक शासन था 90 के बाद वाला, यानी डेमोक्रेसी जो थी वो एक छोटे समय के लिए रही और उसके पीछे प्रॉब्लमेटिक भी रही, समस्याएं भी रही। वो समस्याएं कैसे रही? 1990 में नेपाल में जब डेमोक्रेसी शुरुआत हुई तो साथ में माओवादी जो संगठन था उसने क्या किया, धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू किया, अपने एरियाज बढ़ाने शुरू किए। वहां पे उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करना स्टार्ट कर दिया, यानी उन्होंने अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया। तो राजा के कंट्रोल में से जा रहे थे और माओवादियों के कंट्रोल में आ रहे थे। तो माओवादियों ने क्या किया, राजा व लोकतांत्रिक सरकार, जो कि एक तरफ किंग खुद था और दूसरी तरफ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, इन दोनों का विरोध करना शुरू कर दिया माओवादियों ने, क्योंकि इनका कंट्रोल बढ़ गया था। तो माओवादियों ने क्या किया, राजा के सेना और माओवादियों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। गुरिल्ला युद्ध माओवादियों ने क्या किया, जो पुरानी पद्धति थी छापामार पद्धति से युद्ध किया। उसके बाद में ये संघर्ष त्रिकोणीय संघर्ष में बदल गया। ट्रायंगल में कन्वर्ट हुआ। ट्रायंगल कैसे बना? एक तरफ राजा व सेना, दूसरी तरफ थे माओवादी गुरिल्ले और तीसरी तरफ थे लोकतांत्रिक प्रतिनिधि, यानी जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। ये संघर्ष चलता रहा और उसके बाद में जब ये स्थितियां बढ़ी तो अप्रैल 2002 में राजा ने वहां की जो पार्लियामेंट थी, संसद थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, भंग कर दिया, यानी उन्होंने संसद को भंग करके सरकार गिरा दी। उसके बाद अप्रैल 2006 में, यानी ये लगभग 4 साल तक संघर्ष रहा। ये संघर्ष कैसा था? अहिंसक संघर्ष था। 7 पार्टी अलायंस, माओवादियों, इन सब ने मिलकर बिना लड़े झगड़े के संघर्ष किया और 4 वर्ष तक ये इस तरह का संघर्ष रहा। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने काम किए। तो राजा ज्ञानेंद्र जो समय शासक थे, उन्होंने अप्रैल 2006 में देशव्यापी लोकतांत्रिक प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वापस से संसद को बहाल कर दिया, यानी पार्लियामेंट को रीस्टार्ट कर दिया और उसके बाद में यहाँ लोकतंत्र की एक स्थापना के रूप में देखा जाता है। फिर उसके बाद में संविधान सभा द्वारा क्या किया, 2006 में जब ये वापस से पार्लियामेंट शुरू हुई, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो यहाँ की जनता ने कहा राजा पद भी रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्राचीन समय को, हमारे एंशिएंट टाइम को दिखाता है। और उसके बाद में माओवादियों ने कहा साहब जब राजा रहे तो हम मूलवादी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना पे भी ध्यान दें, और इसका विरोध 7 पार्टी अलायंस ने किया। फिर 2008 में, यानी आप देखें सिर्फ 2 सालों में जब ये सिस्टम चलता रहा, आफ्टर 2 ईयर 2008 में नेपाल का राजतंत्र पूर्ण रूप में समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद फिर एक संविधान सभा का निर्माण किया गया जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और 2015 में नेपाल में संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी नेपाल में भी लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो चुकी है। थैंक यू।